नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए सीरीज को जारी रखते हुए सेट नंबर 5 को पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न बोल रहा है, यह सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मास का है। 72 भागा 1/2 15 प्लस 12 माइनस ब्रैकेट प्लस। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि बार लगा हुआ है, तो 12 आएगा, 9 6 15। इस पोर्शन से आएगा मेरे को 3, यहाँ से 3 आ गया, 12 और 15 हो गया 27। 27 माइनस 3, यहाँ से यहाँ तक आ गया 24। 72 भागा 1/2 12 दूना 24, 72 भागा 12 कट जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 500 रुपये का 7% का वार्षिक ब्याज दर से और 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से तथा 1000 रुपये का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। टाइम कितना दिया है? 3 ईयर। पहला प्रिंसिपल क्या है? 500 रुपया 3 साल 7% की दर से आ जाएगा, तो 005 दिया 15 से, तो 75 से 105। फिर दूसरा का आ जाएगा 700 टू 10% टू 3 ईयर्स है, 70 7 210। फिर P3 का आ जाएगा 4 रुपये ना 4% ईयर्स, ठीक है। कैंसल आउट करेंगे 120 रुपये। अब तीनों को हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 5 है, 5 3 435 रुपये, जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लगभग 9% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है तो 2 साल के बाद 5000 रुपया की राशि कितनी होगी? रेट दिया है 9%, टाइम दिया है 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर, और चक्रवृद्धि ब्याज जनाब प्लस प्रिंसिपल बराबर अमाउंट ज्ञात करना है, क्योंकि कितनी हो जाएगी इसका मतलब अमाउंट। प्रिंसिपल इसका है 5000 रुपये, सिंपल सी फंडा है, 2 साल है। रेट को सक्सेसिव रेट कर देने से नेट परसेंटेज आ जाएगा 9 + 9 + 9 × 9/100 आ जाएगा 18.81%, राइट। इसको हम 5000 से 18.81% निकालेंगे तो 2 0 5 × 881/10 मल्टीप्लाई होगा, तो हम निकाल पाएंगे, सर हो जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए हम इसको फिर से सिंप्लीफाई तरीके से बताता हूँ। प्रिंसिपल था कितना? 5000 था कितना? रेट था 9%। फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा? 9% की दर से 945, 450 रुपया। सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 450 रुपया होगा। सेकेंड ईयर में इसका कितना परसेंट निकलेगा? तो इसका हो जाएगा 9 × 45 के 5, 9 × 36 और 4, 36 और 4 40 पॉइंट लगेगा, पॉइंट लग जाएगा 40.5 का हो जाएगा टोटल, तो 940.5 और प्रिंसिपल था 5040। .5 है डिलीवरी क्वेश्चन। एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है।
60 किलोमीटर प्रति घंटा से चोर क्या करता है, भागता है। और सिर्फ 30 मिनट बाद केवल कितना चलता है, पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पीछा करना शुरू करती है। पुलिस की चाल कितनी है, किलोमीटर पर आवर। चोर पकड़े जाने तक पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी क्या थी। सिंपल सी बात है, जब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और आधा घंटा चल रहा है तो 30 किलोमीटर ही चला होगा, ठीक है। और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, जब ये 30 किलोमीटर चला होगा और 60 किलोमीटर ही चल रहा है इधर से, और ये 80 किलोमीटर ही चल रहा है इधर से। जब समान दिशा में हो, जब समान दिशा में दो लोग चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति -60 हो जाएगा, तो 20 किलोमीटर पर आवर। और टोटल चाल कितना, कितना दूरी इन दोनों ने चला पकड़ने के लिए, 30 किलोमीटर ही टोटल चोर चलबे किया था। 30/20 का मतलब 3/2 चाल, तो 3/2 किलोमीटर चला होगा। जबकि पुलिस कितना चला, पुलिस चल रहा था 80 किलोमीटर प्रति घंटा से और 3/2 समय तक चला, तो 120 किलोमीटर टोटल पुलिस चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 20 सेकेंड में खंबे को पार करती है और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हम सभी जानते हैं, जब रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी स्थिर स्टेबल पॉइंट को जब पार करती है, तब वो अपने अपने साइज के बराबर ही पार करती है। मान लेते हैं रेलगाड़ी की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। मान लेते हैं 1 मीटर पर आवर था, क्योंकि सेकंड में है, इसको मान लेते हैं 1 मीटर पर आवर। तो 1 मीटर पर आवर मान लेते हैं पर सेकेंड, ठीक है। तो 20 सेकेंड चला और 1 मीटर पर सेकेंड था, जबकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से एक व्यक्ति इसके विपरीत चल रहा था। एक व्यक्ति किसके विपरीत चल रहा था, इसके विपरीत चल रहा था 5 किलोमीटर प्रति आवर से। इसको सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में करेंगे तो 5 × 5/18, 25/18 मीटर प्रति सेकेंड से वह व्यक्ति इसके विपरीत में चल रहा था। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जब विपरीत दिशा में चलते हैं दो ऑब्जेक्ट तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाता है। इस स्थिति में x प्लस 25/18 रिलेटिव स्पीड हो गया। और चूंकि वह 18 सेकंड में चलता था इसलिए, और यह 20 सेकंड में चलता था, इसका मतलब टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर होगा, इसलिए ये भी उतना ही डिस्टेंस, उतना ही टाइम तक चला और 18 सेकंड में भी ये चला और दोनों एक जगह जाके मिल गए हैं। तो 20x = 18x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको इधर ले जाके तो 2x आएगा, 25 होगा। तो सॉल्व आउट करेंगे तो x = 12.5 आएगा। फिर इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, 12.5 18/5 10 कर देंगे, 10 हटाएंगे, ठीक है। फिर इसको कैंसल आउट करेंगे, 5 5 2 10 से 25 25 10 18 45 पर आवर। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग के विकर्ण के बराबर है। बाहु त्रिभुज पहले बनाते हैं। अच्छा, ये वर्ग हो गया,
करना है, मान लेते डी है, बोल रहा है एच का जितना लंबाई है उतना लंबाई डी का है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? जब समबाहु त्रिभुज में एल्टीट्यूड मतलब हाइट दिया हो तो इसका एरिया हो जाता है एच स्क्वायर बाय रूट थ्री, जबकि जब डायगोनल का दिया हो तो स्क्वायर का एरिया हो जाता है डी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। जब ये दोनों ये ऊपर जाएगा, ये इससे ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 × √3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए इसको थोड़ा हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि एच स्क्वायर बाय रूट थ्री कैसे आया, देख लेते हैं। ये मेरा बाहु त्रिभुज हो गया, ये भुजा हो गया। हम सभी जानते हैं समबाहु त्रिभुज में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ये एच हो गया। साइन थीटा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 60 इक्वल टू एच बाय ये लंब बटे कर्ण, ये फिर लंब हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, √3/2 एच बाय ये। ठीक है, अब हमें एच के टर्म में लाना है, एच यहीं पे हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं इसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर, सॉरी इसको अगर हम ए के टर्म में एच के टर्म में निकाल लें, ए का वैल्यू ये आएगा √3 एच के बराबर 3 आ जाएगा, 3/4 टू एच का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 एच स्क्वायर 3 सल आउट करेंगे स्क्वायर बाय तथा डायरेक्ट इसे याद रखें और प्रश्न आने पर डायरेक्ट सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बेलनों के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। यदि एक बेलन का आयतन 160 घन इकाई है तो दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन ये बी का आर, ये आर 2:3 है, जब एच का अनुपात 5:3 है। सभी जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच, राइट। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर टू 3, राइट। का वैल्यू दिया हुआ है 160, 4 पचे इस बराबर 160, 8 आ जाएगा, 9×27 तो 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका वैल्यू कितना आ गया, चूंकि इनका वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में 160, अब इसका टोटल मान आया 20x³ ठीक है, यहाँ पर x मान लेते हैं सभी में, तो x³ आ जाएगा। मान लेते 2x है, 3x है, तो x के मान लेते हैं x³ आ जाएगा। अब x का मान कितना आ गया, ये 8। अब x का मान 8 आ गया, और इसका इस तरह से यूनिट में देखते हैं तो 27x³ आता है। x का वैल्यू 8 था, x का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 7×8 = 56, 8×2 = 16 और 5 = 21, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए होगा, देख लीजिए। 1/x को सिम्प्लीफाई करेंगे, 1 प्लस आएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट। तो सॉल्व आउट
सिंपल से देख लीजिए, लफड़ नहीं मत जाइए। 1 पुट कर देते हैं x का मान, 1 1 2 हो गया, 2 बाय 1 2 आ गया, एक पर का भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सिंप्लीफाई करें x प्लस 1 है 2 है, यहाँ पे 2x हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर निकालेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। राइट, ये आगे चलते, बहुत इजी प्रश्न, सभी जानते हैं। साइन का वैल्यू दिया है तो इसको साइन 5 माइनस 30 लिख सकते हैं, इसको इसी फॉर्मूला में दिखा देंगे। साइन 5 इंटू साइन टू का हो जाएगा 2। राइट, तो नहीं किया, फिर इसको हाँ और हो जाएगा। राइट, तो मल्टीपल दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तो उनका एचसीएफ है, अनुपात कितना है 8x है, जब कितना है 6 है, का मतलब x का वैल्यू, एक संख्या 48 और दूसरा संख्या 54। ठीक है, जब 54 हो गया तभी जानते हैं दो संख्या है, 6 का 48 8 चौके 2। बहुत इजी से प्रश्न, x% अधिक का मतलब 70 का 40%, 70 का 40, 80 के 30% से कितना अधिक है, इसका बेस पॉइंट से ये कितना अधिक है। 70 का 7 चौका 28 है ये, और 8 तिरिका 24 है, तो माइनस करेंगे 4 अधिक है, इससे 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 अधिक है, से 4 अधिक है 24 में 1/6, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जा जाएगा 16, 6 एकम 6 40, 6 छक्का 36, 16.67% आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शोरूम में किसी वस्तु को सूची मूल्य 2000 रुपये है और इसे 20% और 10% के क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है, इसका शुद्ध बिक्री मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। वस्तु का ए है जिसका एमपी मार्केट प्राइस कितना है 2000 रुपया, अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपया। पहले इसमें 20% का छूट दिया जाता है, जब इसमें 20% का छूट दिया जाएगा 2000 रुपया, 20% का छूट दिया जाएगा, 400 रुपये का छूट दिया जाएगा तो 1600 रुपये हो जाएगा। अब फिर इसमें 10% का छूट दिया जाएगा तो 160 रुपया माइनस कर देंगे, 0 4 5 में 1 तो 4, 144 रुपया। तो फिर से देखते हैं
₹2000 था। पहले इसमें 20% का छूट देते हैं। जब 20% का छूट देंगे तो 10% होगा ₹200 और 20% होगा ₹400। जब ₹400 छूट देंगे तो हो जाएगा ₹1600। अब इसमें फिर से 10% का छूट दिया जाता है, तो 10% का छूट देने के बाद ₹160 माइनस करेंगे। तो ₹160 माइनस करेंगे तो ₹1440 में अंततः सामान को बेचा जाएगा। ऐसे थोड़ा लेंदी लगा, देखते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। 5 था पहले, अब कितना में बेचा जाएगा 4 में, क्योंकि उससे कम करके बेचा जाता है तो 1 घटा देंगे 4 हो जाएगा। और इस स्थिति में वस्तु का दाम ₹10 था, अब इसे ₹1 घटा दिया जाता है तो ₹9 में बेचेगा जाएगा। 9 चौका ₹36 में बेचा जाएगा और इसे ₹50 में बेचा जाएगा, जबकि मार्केटिंग प्राइस कितना था ₹2000। तो 50 यूनिट का वैल्यू ₹1000, इसका कितना होगा चल आउट करेंगे 40 आ जाएगा। 0 यदि 12,x,48 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है 12 अनुपात x अनुपात 48 है, तो x का वैल्यू ज्ञात करें। हम सभी जानते हैं a अनुपात b अनुपात c अनुपात d होता है। परिस्थिति ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब कि d अनुपात c हो जाता है। ठीक उसी प्रकार x इंटू एक्स बराबर 12 × 48 हो जाएगा, तो स्क्वायर आ जाएगा 12 4 गुना 4 गुना राइट 48 को कैंसल आउट करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अप्लाई कर लेते और आ जाएगा, और आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर का 4 का रूट हो जाएगा, इन दोनों 6 चौका 24 जो कि ऑप्शन का मतलब एक व्यवसाय को ₹35 में निवेश करता है। 5 महीने बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ता है। यदि क्यू को मिलने वाला पी के लाभ से 50% अधिक हो तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। पी क्यू एक व्यवसाय करते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना करता है ₹500। क्यू कितना करता है, मान लेते हैं ₹100 उन्होंने। पी पूरा के पूरा साल रहता है तो वो 12 महीने तक रहा, जबकि पी के 5 महीने बाद क्यू किया तो 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 महीना तक रहा राइट। अब पी का लाभ से 50% अधिक किसका होता है क्यू का बेनिफिट प्रॉफिट। टाइम है इन्वेंशन, ठीक है, प्रिंसिपल है, टाइम है और प्रॉफिट है। इसका कितना होता है पीक से 50% अधिक, अगर इसका 2 होता है तो इसका 3 होता है राइट। हम सभी जानते हैं प्रिंसिपल इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट आता है। ऐसे मान ली 3500 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है।
जब 2 आएगा तो 3500 इंटू 12, तो इसका मल्टीप्लाई 3 आना चाहिए, राइट। कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। जब 3 आना चाहिए, इसके बराबर में 3 आएगा, x इंटू 7। अब x को सॉल्व करेंगे, 2/3500/12 इंटू 7/3 इक्वल टू x। ठीक है, इसको कैंसल आउट करेंगे, 7 बचे 500, 3 2 सके 1200, 500 इंटू 600 इंटू 300 की 3, 500 इंटू 6 इंटू 3, 500 इंटू 6 गुना 3, तो 6 पचे 300, 3 3 900, 9,000 रुपये क्यू ने निवेश किया था। विश्वास नहीं होता देख लो, यहाँ पे 9,000 रुपया पुट आउट करो, कैंसिल आउट होगा 2 0, 35 अनुपात 12 अनुपात 7, 3:2 आंसर आना चाहिए मेरा, राइट। इसको कैंसल आउट करेंगे, 6 से 6 कम 6, 6 पचे 30, 15 6 90, 6 दूनी 12, ठीक है। 5 सते 35 और 5 तिया 15, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, इसका मतलब 9,000 क्या क्यू ने निवेश किया था, ठीक है। पी अकेले कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, पी अकेले कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, और पी और क्यू एक साथ कार्य करते हुए 15 दिनों में पूरा कर सकता है। पी प्लस क्यू 15 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, 10 दिनों के पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिनों के बाद क्यू ने काम छोड़ दिया। पी अकेले उस कार्य को पूरा करने में करता है, पी को शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? पी 18 दिन में करता है, जबकि पी प्लस क्यू 15 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा 180। पी एक दिन में 10 काम करता होगा, तभी तो 180 काम टोटल था जो कर पाता होगा, इसका मतलब एफिशिएंसी इसका आ गया 10। और पी और क्यू प्रत्येक दिन 12 काम करते होंगे, कैसे निकालते हैं? 180/15 कर देंगे तो 12 आ जाएगा, जो कि इसका एफिशिएंसी किसका हो गया? पी और क्यू का एफिशिएंसी। जब पी और क्यू एक दिन में 12 काम करते थे, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद क्यू काम छोड़ दिया, इसका मतलब 10 दिन तक उन्होंने साथ साथ काम किया। पी प्लस क्यू कितना दिन काम किया? 10 दिन काम किया, और डेली 12 काम करते थे, तो 120 काम उन्होंने 10 दिनों तक कर लिया। अब टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क 180 था, अब 120 काम उन्होंने कर लिया, तो टोटल 60 काम 60 बच गया। अब क्यू तो छोड़ के चला गया, कौन बचा? पी। पी और पी को अकेले उस काम को पूरा करना है, तो पी को शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा? अब 60 काम बचा है, 60 वर्क बचल है, और पी एक दिन में कितना काम करता है? 10 काम करता है। एक दिन में 10 काम करता है, इसका मतलब 6 दिन में उसको काम और करना पड़ेगा, तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की 2 किस्मों का मूल्य 50 रुपये प्रति किलो और 60 रुपये प्रति किलो है, जो कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती है, और मिश्रित चावल को 70 रुपये प्रति किलो पर बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। वह अनुपात क्या होगा जिसमें दोनों चावल की किस्मों को मिलाया जाता है? प्रॉफिट कितना होता है? 20% का। इसका मतलब 5 रुपये का चावल खरीदा, 1 रुपया प्रॉफिट कमाया और 6 रुपये में बेचा, जबकि बेच कितना रहा है? 70 रुपये में बेच रहा है, 70 रुपये में बेच रहा है, तो 1 यूनिट चावल का दाम कितना हो गया? 70/6 रुपया। 1 यूनिट चावल का दाम कितना हो गया? 70 रुपया। 1 यूनिट चावल का कीमत कितना हो गया? 70/6 रुपया, ठीक है। अब
क्योंकि सीपी मिश्रित सीपी इसका इतना था, दोनों चावल के मिलाने के बाद मिक्स्ड सीपी इतना था, और किस्म ए का सीपी 50 रुपये था, किस्म बी का सीपी 60 रुपये था, और 70/6 इसका सीपी था। सॉरी, सीपी इसका नहीं, इतना नहीं होगा, इंटू 5 भी होगा तब सीपी निकलेगा, समझिए। सॉरी, 70/6 1 यूनिट क्या आएगा, जबकि 5 यूनिट था चावल का प्राइस सीपी अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट परसेंटेज 5 यूनिट का खरीदारी था और 6 यूनिट में बेच रहा था। इसका मतलब इतना का उसका सीपी था मिक्स्ड प्राइस का। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके एलिगेशन को बढ़िया से करेंगे। 50 = 6/5, यहाँ 60 था, 6/5 कर देंगे, इन्वर्सली करेंगे ताकि सॉल्व हो जाए, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60/70/6 ये यहाँ से हट जाएगा, सॉरी, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये मिक्स्ड जो आई यूनिट आया है ऊपर दे देगा, तो 10 पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 12×6 60:72 था, 70 के अनुपात में मिक्स्ड किया तो आ जाएगा 2:10। चल आउट करेंगे, 1:5 में मिक्स होगा, ऑप्शन नंबर 1 में है। फिर से समझ लीजिए, 70 रुपये प्रति किलोग्राम से एसपी है इसका, सीपी क्या हो जाएगा, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका सीपी क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा 120 का वैल्यू ये हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 70/120 × 100। इसको कैंसल आउट करेंगे तो 70/6 × 5 आ जाएगा। जब इसको एलिगेशन लगाने के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई फ्रैक्शन में करेंगे, ये यूनिट वैल्यू परसेंटेज वाला ऊपर चला जाएगा, तो 50 × 6/5 हो जाएगा, यहाँ पे 65 × 6 हो जाएगा, यहाँ 70 बच जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ पे हो जाएगा 72, यहाँ पे हो जाएगा 70, फिर 2 अनुपात यहाँ पे 10 आ जाएगा, कैंसल आउट करेंगे 1:5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी में 9 घंटे को भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण उसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी को पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से कितने समय में खाली हो जाएगा। देखिए, टंकी एक पाइप है उसमें लगा हुआ है और 9 घंटे में वो भर देता है। ठीक है, ये तो भर ही रहा था, एक रिसाव छोटा सा बी नाम के आया, और ये जब दोनों शुरू हो गया, ये भी खुला था ये भी खुला था, तो 1 घंटा अधिक लग रहा था, इसका मतलब 10 घंटा लग रहा था। टंकी का टोटल कितना पानी लेगा, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम हो गया 90। अब चूंकि टंकी पूरी तरीका से भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से कितने समय में खाली हो जाएगा। देखिए, ये 9 यूनिट प्रत्येक घंटे में भरा करता था, प्रत्येक घंटा में 10 यूनिट भरा करता था, और प्रत्येक घंटे में 9 यूनिट खाली हुआ करते थे। प्रत्येक घंटे में 9 यूनिट खाली तब 9 यूनिट भरा करते थे तब जब 1 यूनिट यहाँ से खाली हुआ करता होगा, तभी तो 9 यूनिट भरता होगा, राइट। क्योंकि बी तो खाली करने वाला है, बी क्या है, ये बी खाली करने वाला है, ये छेदा है, ये छेदा से निकल रहा है, यहाँ पे बी लगा हुआ है, ये छेदा है। अब प्रत्येक यूनिट 1 यूनिट खाली कर रहा होगा, इसलिए अब 9 यूनिट प्रत्येक घंटा में भर रहा है, राइट। जब 1 यूनिट खाली कर रहा है प्रत्येक घंटे में, 90 यूनिट पानी है, तो 1 यूनिट प्रत्येक घंटे में कितना घंटा लगेगा, 90 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत अच्छा प्रश्न है। डिस्टेंस, एक
150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी का शीर्ष पर 45 डिग्री उन्नयन कोण बनता है। इमारत बी के तल पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। इमारत बी का ऊंचाई कितनी होगी? थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जान लीजिए। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो, तो आधार √3 हो जाता है, लंब 1 हो जाता है, जबकि 60 के अपोजिट में √3 होता है और उसके पास वाले में 1 होता है, और वही 30 के अपोजिट में 1 होता है और 30 के सामने में √3 होता है। अगला कंडीशन और जान लीजिए, जब 45 डिग्री हो जाए तो ए भुजा और ये भुजा समान होता है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये √2 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इमारत ये है, इमारत बी के शीर्ष का उन्नयन से 45 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, इमारत बी ऊंचा होगा, तभी तो इसके शीर्ष से इसका शीर्ष 45 डिग्री का कोण बना रहा है। राइट, कितना बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? 45 डिग्री। जबकि इमारत बी के, ये इमारत बी है, राइट, जबकि इमारत बी के तल से 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। अवनमन कोण ये वाला हो गया, राइट। ये कितना बना रहा है? 30 डिग्री। अवनमन कोण और नमन कोण इक्वल होते हैं। इधर से हम कर दें, ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और हम सभी जानते हैं 150 इसकी ऊंचाई है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जानते हैं। अब 30 डिग्री के सामने वाला में क्या है? √3 होगा। जब ये √3 होगा तो ये भी √3 होगा, राइट। जब इसका 150 मीटर ऊंचाई है तो यहाँ से यहाँ तक का 150 मीटर ऊंचाई होगा। ठीक है, जब 150 मीटर ऊंचाई होगा, यहाँ √3 है और हम जान चुके हैं कि इसका 1 होता है, इसका वैल्यू अगर 1 है तो इसका भी वैल्यू 1, अगर यहाँ √3 है तो ये भी √3 होगा। अब √3 के सामने कितना होता था? 1 होता था। अगर ये 1 है और ये √3 है तो 1 + √3 और ये मल्टीप्लाई में कितना है? 150 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी प्रश्न है, ये एपी का प्रश्न है। 7, 14, 30, 28 का सम कितना है? 952 दिया हुआ है। इसको हम एपी में ना कन्वर्ट करके इसको 1 + 2 में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, सबसे 7 कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 इस प्रकार बढ़ता जाएगा और ये 952/7 हो जाएगा। कैंसल आउट करेंगे, 7 एकम 7, 7 × 21, 7 × 42, 136 हो जाएगा। जब 136 हो जाएगा तो इसका सम हम सभी जानते हैं n × n + 1/2 होता है और 136 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे n × n + 1 = 272। अब 272 होगा, n² + n बराबर 272। इसको अगर सॉल्व आउट करने लगेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बहुत लंबा जाएगा। कुछ इमेजिन करते हैं, कुछ वैल्यू पुटिंग करते हैं और इस ऑप्शन से देखते हैं कि n का कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करें। 272 इस वैल्यू में पुट आउट करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। फर्स्ट ऑप्शन है 16। जरूरी नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाए। चलिए पुट आउट करके देखते हैं। 16 का स्क्वायर + 16, 16 का स्क्वायर होता है 256 + 16, जो कि ऑप्शन 72 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ये सही रहेगा। हम टाइम को बचत करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है, अन्यथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में फंसेंगे तो टाइम को बचत नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे साथ जुड़ने के लिए।